Hi, welcome to Apocalypse. So today I'm with my week 3 lecture of a mathematics 2 series. Okay. So I took a bit long between week 2 and week 3. Sorry for that. So let's get started. So our today topic is vectors. Actually week 3 content is majorly of week 1 and something like थोड़ी बहुत चीज़ें हैं week 3 की different, बाकी सब week 1 का ही content है, early week 1 का. ठीक है. तो वेक्टर्स वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया था. चलो फिर से बताता हूँ वेक्टर क्या होता है. वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो सकती है. देखो, a vector is a fundamental concept used to describe quantities that possess both magnitude and direction. ठीक है. मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड भी दें, ओके, एंड डायरेक्शन भी दें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल फोर्स. ठीक है. ये एग्जांपल मैंने आपको वीक 1 में भी दिया था. तो फोर्स क्या होता है, देखो हमने फोर्स देखी होगी ना, 10th 12th में हमें आती थी कि एक वुडन ब्लॉक है, वी पुश्ड इट इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है. विद अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, एनीथिंग. ठीक है. तो यहाँ पे 6 न्यूटन क्या हुआ हमारा, जो 6 न्यूटन है वो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड. और ये क्या है, राइट डायरेक्शन. ठीक है. राइट डायरेक्शन क्या हमारी, डायरेक्शन. ठीक है. हमें यहाँ पे क्या मिली, एक मैग्नीट्यूड मिला, एक डायरेक्शन मिली. और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है जिन क्वांटिटीज़ का, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़. ओके. सो आइडिया लगा होगा. बाकी एक बार आप वीक 1 की वीडियो देखना, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा वेक्टर्स. ठीक है. आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होगी, देखो, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन. ठीक है. v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल डब्ल्यू प्लस वी. ठीक है. ऑर्डर ऑफ एडिशन डजेंट मैटर. देखो, जैसे कि हमारे दो वेक्टर हैं, एक ले लेते हैं 1,5 और बी ले लेते हैं हम अपना -2,1. ठीक है. अगर हम a प्लस बी करें, कितना होगा, देखो, a प्लस बी 1 प्लस -2, 5 प्लस 1 6. ठीक है. अब b प्लस ए करते हैं, b प्लस ए -2 प्लस 1 -1, 1 प्लस 5 6. ठीक है. दोनों इक्वल आ रहे हैं. तो ऑर्डर ऑफ एडिशन डजेंट मैटर इन वेक्टर्स. ठीक है. एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन. अगर तीन वेक्टर्स हैं तो हम उन्हें ग्रुप कर सकते हैं, लाइक ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करें, जो सम आएगा उससे सी को ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा, चाहे हम ए को बाहर निकाल लें, बी प्लस सी को टुगेदर ऐड कर दें. सिमिलरली इसके भी इक्वल होगा, बी प्लस ए प्लस सी. ठीक है. वेक्टर कैन बी ग्रुप टुगेदर इन एडिशन. ओके. एडिटिव आइडेंटिटी. देखो, ज़ीरो वेक्टर ऐड करने पे वेक्टर अनचेंज रहता है. लाइक जैसे कि हम ए वाला जो था, ए प्लस ज़ीरो हमें क्या देगा, ए देगा. ज़ीरो वेक्टर से क्या मतलब है, 1,5 प्लस 0,0, ये हमें क्या देगा, देखो 0 प्लस 1 1 आ गया, 5 प्लस 0 5 आ गया. ठीक है. हमें क्या मिल गया इंडायरेक्टली, ए. ओके. एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर हम उसके साइन चेंज कर दें, मतलब कि जैसे ए था, अगर ए है प्लस माइनस ए कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर. ठीक है, ज़ीरो मिलेगा. ओके. एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है साइन चेंज. ओके. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम किसी वेक्टर में अगर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो वेक्टर वही आता है, हमें मल्टीप्लाई 1 डजेंट चेंज द वेक्टर. ठीक है. ओके. एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं हमें कि ए बी वी. ग्रुपिंग ऑफ स्केलर. देखो, जैसे कि अगर दो स्केलर क्वांटिटी हैं, एक स्केलर क्वांटिटी हमारी 6, एक स्केलर क्वांटिटी हमारी 7, और ये हमारा वेक्टर है, कि लाइक वेक्टर हमारा 7,8. ठीक है. अगर हम चाहें 6 इंटू 7 करके इससे मल्टीप्लाई कराएं, कि पहले 6 इंटू 7 करा ली, 6 7 से कितना होता है, 6 7 से कितना होता है 42. ठीक है. 6 7 से 42 होता है. 42 को हम 7,8 से कराएंगे तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, चाहे हम 6 को बाहर ले लें और 7 की इनसाइड कराएं, 7 7 49, 7 8 जा 56. ठीक है. चाहे हम इसे सॉल्व करें, इससे इसका मल्टीप्लाई करें तो भी हमें सेम आउटपुट ही मिलेगा. ठीक है. ये हमारा क्या है, स्केल ऑफ क्वांटिटीज़ को ग्रुप करने से भी वेक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर वेक्टर एडिशन. ए प्लस, देखो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये वाली
दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग सेपरेटली भी ऐसे लिख सकते हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन, देखो अब यहाँ पे हमारी ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर क्वांटिटी को सेपरेटली लिख लें, ठीक है। ये 8 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका लाइक आगे आपको इसकी सब नीड पड़ेगी, लेकिन 8 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक बार इन सब की मीनिंग एक बार खुद भी पढ़ना, और हो सकता है आपको अच्छा और अच्छी डेफिनेशन समझ में आए क्या मतलब है इनका, ठीक है। देखो वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। A vector space is a set of vectors where you can add vectors and multiply them by numbers. Scalars मतलब एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर एंड द रिजल्ट स्टिल फॉलो द बेसिक रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो एक ऐसा सेट होता है जिसमें वेक्टर्स होते हैं, हम उन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर भी वो हमेशा जो हमने पीछे रूल्स देखे थे 8 रूल्स, इन सबको फॉलो करेंगे, ओके। तो वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगी। अ वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स टुगेदर विद टू ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो ये दोनों जो थे हमारे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को फॉलो करेगा, एंड ये हमारे जो पीछे 8 रूल्स पड़े थे उनको भी। तो वो हमारा क्या होगा, वेक्टर स्पेस। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर R2 देखते हैं। R2 का मतलब है कि दो वेक्टर्स x कॉमा वाई, ओके। तो ले लेते हैं, देखो एक हम ले लेते हैं V1, V1 हमारा हो जाएगा x1 कॉमा y1। एक ले लेते हैं हम V2, V2 हमारा क्या हो जाएगा x2 कॉमा y2। वेक्टर एडिशन क्या होगा, V1 प्लस V2, हमें क्या मिल जाएगा, x1 x2 ऐड हो जाएंगे, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। देखो अभी भी कितने वेक्टर्स हैं, यहाँ पे कितने वेक्टर्स है, दो, यहाँ पे कितने वेक्टर्स है, दो, यहाँ पे कितने वेक्टर्स है, दो, यहाँ पे भी कितने वेक्टर्स हैं, ये एक क्वांटिटी है सिंगल, ठीक है। यहाँ पे भी कितने वेक्टर्स हैं, दो, अभी भी किस में है, ये R2 में डिफाइंड है, ओके। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं, जैसे कि हम 3 × V1 कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा 3x1 कॉमा 3y1। देखो अभी भी किस में डिफाइंड है, R2 में, ओके। वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ये अपने R2 में ही डिफाइंड था, इसलिए R2 हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस होती है, ओके। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो R2 एक 2D प्लेन, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो वेक्टर्स होंगे x कॉमा वाई। यस ये एक वेक्टर स्पेस होता है, क्यों, यहाँ पे हमने पीछे भी इसका एग्जांपल देखा था कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से कोई चेंज नहीं आता है, अनदर वेक्टर जो हमें मिलता है वो भी x कॉमा वाई की ही फॉर्म में होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप आर डी को 3D वेक्टर्स के फॉर्म में देखोगे तो भी ये सारे 8 रूल्स जो हमारे थे पीछे ये वाले, ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे, ओके। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, देखो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं जिसकी डिग्री 2 से या 2 से कम होती है, डिग्री 2 से कम मतलब कि x की जो ये पावर होती है ये 2 हो, ठीक है, डिग्री ऐसे निकालते हैं पॉलिनोमियल की। ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें भी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड में हमें इसी फॉर्मेशन का एक इक्वेशंस मिल जाएगी, ठीक है। आपको आगे इसका एग्जांपल भी दूंगा एक। आगे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते हैं, क्यों, देखो पॉजिटिव इंटीजर में एक तो जीरो वेक्टर नहीं होता, ज़ीरो वेक्टर होना एक मस्ट है क्योंकि वो उसके 8 प्रॉपर्टीज़ में आता है, और दूसरा एडिटिव इन्वर्स नहीं होता। देखो अगर 2 हम लेंगे तो इसका मतलब है माइनस का 2 करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो। बट जो माइनस का 2 है वो तो हमारी वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसे पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड है, डेट्स वाई ये नहीं होगा, ओके। नेचुरल नंबर देखते हैं, नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो। देखो नेचुरल नंबर में भी ये ज़ीरो तो आ गया, लेकिन नेगेटिव वाला इशू है कि एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। और इंटीजर्स में भी ये होता है, जब एडिटिव इन्वर्स का रूल फेल हो जाए, क्यों, जब भी हम देखो किसी भी दो ऑड इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा लास्ट में, इवन इंटीजर, ठीक है। डेट्स वाई ये भी नहीं होंगे, ठीक है, ये और ये वेक्टर स्पेस नहीं होंगे, ओके। आप भी कोई एक ऐसा लाइक कोई ऐसी फॉर्म बताओ जो वेक्टर स्पेस नहीं होता, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिखना वेक्टर स्पेस नहीं होता, कोई ऐसा सेट, ओके। वाई मैट्रिसेस फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं इसे। देखो हम ले लेते हैं ए,
एक मैट्रिक्स हो गई हमारी 1 2 3 4। ओके, बी हमारी हो गई माइनस का 1 0 5 2। ओके, वेक्टर स्पेस में आने के लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस बी जब हम करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी 2x2 के फॉर्म में मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ मिल जाएगा, क्यों, ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, देखो ए प्लस बी क्या होगा, 1 प्लस माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 2 6। ये क्या है, हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है। देखो अभी भी उसी फॉर्मेट में है, और ऐसे ही अगर हम 3a करते हैं तो क्या होगा, देखो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12। अभी भी किस में है, 2x2 में। देखो एडिशन में भी कोई फ़र्क नहीं आया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फ़र्क नहीं आया, और देखो जीरो मैट्रिक्स पे एग्जिस्ट करती है, 0 0 0 0। 2x2 की एक जीरो मैट्रिक्स पे एग्जिस्ट करती है। ओके, एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं। देखो एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि a प्लस माइनस का a हमें 0 देना चाहिए, यानी कि जीरो मैट्रिक्स 2x2 की एक। तो करके देख लो, 1 2 3 4 प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, क्या रहेगा, देखो 1 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। ओके, देखा हमने सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, सब में इन एंड हमें 2x2 की ही मैट्रिक्स मिल रही है। सिमिलरली अगर ये चीज़ आप किसी 3x3 की मैट्रिक्स के लिए करो, इवन स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, 4x3 मैट्रिक्स के लिए करो, सब में ये रूल्स फॉलो होते हैं, इसलिए मैट्रिसेस एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करती हैं। ओके, आगे बढ़ देखो, एक बार मैं आपको ये वाला पॉलिनॉमियल वाला बता देता हूँ कि कैसा होता है, रह गया था पीछे। देखो आई होप आपको आया नहीं होगा पॉलिनॉमियल वाला, लेकिन बता देता हूँ। देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखो एक पी एक्स लेते हैं, पी एक्स हमारा हो जाता है, चलो एक इक्वेशन बना लेते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, एक और लेते हैं क्यू एक्स हम ले लेते हैं माइनस का x² प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, अब हम करके देखते हैं, क्यू एक्स प्लस पी एक्स क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या आएगा हमें, देखो देखो 2x माइनस एक्स x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, देखो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री क्या है, इसकी भी डिग्री है 2। ठीक है, यही मैं अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराऊँ जैसे कि 2 इंटू पी एक्स, तो ये हमें क्या देगा, देखो 2 करा लो इसमें, ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस 6x प्लस 2। देखो इसमें भी डिग्री क्या है, हमारी डिग्री सेम आ रही है ना, 2। ओके, ऐसे सिमिलरली आप देखोगे एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और जीरो पॉलिनॉमियल भी एग्जिस्ट करता है। देखो जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये हमें क्या देगा, 0, है ना। यहाँ पे भी डिग्री क्या है, हाईएस्ट 2, ऑल दो जीरो है लेकिन जीरो पॉलिनॉमियल हमें मिल रहा है। इससे हमें समझ आता है कि पॉलिनॉमियल्स होते हैं ऑफ डिग्री 2 तक, वो हमारे क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें एक वेक्टर दे रखा है लाइक x, 2x। ठीक है, तो चेक करते हैं, W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन का मतलब है कि हम इसमें दूसरे, अगर इस दूसरे वेक्टर को ऐड कराते हैं तो इन एंड हमें यही फॉर्मेट में मिलेगा जो हमारा x, 2x है। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब है जैसे कि हम दो वेक्टर लेते हैं, v ले लेते हैं एक x1, 2x1। ठीक है, एक v2 ले लेते हैं x2, 2x2। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब है कि अगर हम v1 प्लस v2 करेंगे तो भी हमें जो वेक्टर मिलेगा वो इसी फॉर्म में मिलेगा, x, 2x की। देख लेते हैं, x1 प्लस x2, 2 कॉमन ले लो, x1 प्लस x2। ठीक है, यही दे मिलेगा ना हमें एडिशन में। देखो इससे ये ऐड होगा, इससे ये ऐड होगा, x1 प्लस x2। देखो इन एंड हमें क्या मिल रही है, देखो इसको हम क्या मान सकते हैं, a,
ये हमारा क्या हो गया, ए हमें किस फॉर्म में मिला है, ए कॉमा 2a, ठीक है, यानी कि x कॉमा 2x, यानी कि एडिशन के अंदर क्लोज्ड है। ओके, w हैज़ अ जीरो एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि w हैज़ अ जीरो एलिमेंट। हाँ देखो, 0,0 करेंगे, ये भी हमारा w में होगा, इस एंड w। 0,0 से फ़र्क नहीं पड़ता कि x कॉमा 2x के फॉर्म में है, क्योंकि ट्वाइस ऑफ जीरो भी जीरो ही रहता है। ओके, हम अगर x को जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना 0,0, इसलिए जीरो वेक्टर जीरो के अंदर भी क्लोज्ड होगा। w हैज़ अ जीरो एलिमेंट। ओके, for every element v belongs to w, its additive inverse minus v is also in w। मतलब कि माइनस का v भी w में होगा। तो करके देख लेते हैं। देखो माइनस के v से क्या मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन है, माइनस के v से मतलब है इनका कि माइनस का x कॉमा माइनस का 2x भी w का पार्ट होगा। हाँ होगा, क्यों, हम इसे a मान लेंगे पूरा। ये हमारा क्या हो गया, a 2 बाहर निकाल लो, 2 कॉमा माइनस एक्स लिख सकते हैं, फिर ये हमारा क्या हो गया, ए, क्या फॉर्म आ गई हमारी, ए कॉमा 2a, ठीक है, ए कॉमा 2a की फॉर्म आ गई ना हमारी, इसलिए ये एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है इस वी के अंदर। ओके, डब्ल्यू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड है। तो करा के देख लेते हैं, डब्ल्यू हमारा क्या है, एक्स कॉमा 2x, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, सी एक्स कॉमा 2cx। ओके, इसको क्या माना हमने ए, इसको क्या माना हमने ए, इन एंड हमें क्या मिली, ए कॉमा 2a की फॉर्म। ओके, एक्स कॉमा 2x, ए कॉमा 2a, यानी कि w हमारा क्लोज है। लेकिन देखो इसने सारे रूल्स फॉलो कर लिए, तो ये क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस। ओके, लास्ट ऑप्शन पे इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये गलत हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं कि एक यू हमें दे रखा है एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड पॉजिटिव। ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है कि एक्स यहाँ से होगा 0 1 2 ब्ला 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 एन तक, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। ओके, यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो निकाल के देखते हैं। सिमिलरली उसकी तरह निकालेंगे कि हम ले लेते हैं, जैसे u1 ले लेते हैं, एक x1 कॉमा y1, u2 ले लेते हैं x2 कॉमा y2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, u1 प्लस u2, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। और यहाँ पे कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, हमारा x जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो और पॉजिटिव हो, ठीक है, जीरो से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। देखो हाँ देखो, अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो यार हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, क्योंकि x हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, नॉन नेगेटिव है, यानी दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। अगर x जीरो भी हुआ तो जीरो मिलेगा ना हमें, तो जीरो तो इसके अंदर आता है, क्योंकि डिफाइन है कि जीरो के इक्वल हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, इसलिए यू हमारा एडिशन के अंडर क्लोज्ड है। ओके, यू हैज़ अ जीरो एलिमेंट, हाँ हो सकता है, क्योंकि एक्स है ना दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो पे एग्जिस्ट करेगा। यू हैज़ अ जीरो एलिमेंट। यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये गलत हो जाएगा। क्यों, देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। सी इज इक्वल टू 5 भी स्केलर है, और सी इज इक्वल टू -5 भी स्केलर है। अगर -5 हुआ, लेट्स से हमारा जो एक्स वाई ऐसा हो जाएगा ना, माइनस का 5x कॉमा माइनस का 5y। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, हमारा x जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये माइनस है यहाँ पे, तो x हमारा कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ओके, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जो ओरिजिनल फॉर्म में था उस फॉर्म में नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए क्लोज नहीं होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ये गलत हो जाएगा। फॉर एवरी एलिमेंट v बिलोंग्स टू u, इट्स एडिटिव इनवर्स, देखो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, देखो 5,3, ये क्या है, ये हमारे इस वेक्टर स्पेस में है ना, देखो जो 5 है वो हमारा x जीरो से बड़ा भी है और जीरो के इक्वल भी नहीं है, मतलब जीरो के इक्वल है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। देखो 5 जीरो से बड़ा है, लेकिन जो इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे, माइनस का 5 माइनस का 3, माइनस का 5 जो है वो जीरो से छोटा होता है ना, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ ये दोनों पॉइंट करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वेक्टर डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ये, देखो ये जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है, मतलब डब्ल्यू एक्स
वाई जेड। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? माइनस का डब्लू माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। ठीक है, ये इसका क्या है? एडिटिव इन्वर्स। और हमसे कहा है कि ये जो है इसका एडिटिव इन्वर्स के इक्वल है, यानी कि 3 माइनस का 4 0 7। ठीक है, डब्लू क्या हो जाएगा यहाँ से? डब्लू हमें मिल गया -3। ठीक है, माइनस उधर भेज दिया मैंने। एक्स हमें क्या मिल गया? +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वाई हमें मिल गया 0, प्लस माइनस का फ़र्क ही नहीं है। जेड हमें मिल गया -7। ठीक है, हमसे पूछा है डब्लू +2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, डब्लू हो गया -3, 2x हो गया 8, और ये 0 हो गया माइनस का, प्लस माइनस का 7। ओके, ये कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, ओके, इसका आंसर क्या आ गया हमारा? -2। आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है कि इन द वेक्टर स्पेस 2x2 मैट्रिक्स सच दैट लेट मैट्रिक्स पी बी ए सी बी डी बी एडिटिव। देखो, इसमें हमें मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स होगी। ठीक है, 2 -1 5 0। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा? -2 1 -5 0। और ये किसके इक्वल है? ए बी सी डी। ठीक है, ए हो गया -2, बी हो गया 1, सी हो गया -5, डी हो गया 0। हमसे पूछा है ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d कितना होगा? ओके, देखो, ए हमारा है -2, फिर प्लस बी हमारा है 1, सी हमारा क्या है? -5, और ये हमारा क्या है? 2d यानी कि 0। ओके, तो कितना हो गया है? -2 + 1 यानी कि -1, इधर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? +5। आंसर हमारा आ गया 4। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4। आगे बढ़ते हैं। एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन दे रखी है हमें, हमसे कहा है कि QT जो है वो PT का एडिटिव इन्वर्स है, मतलब कि PT जो है वो माइनस के QT के इक्वल होगा। ठीक है, तो QT हमारा क्या मिल जाएगा? यानी कि जो माइनस का उसे पॉजिटिव कर दो, 5t² माइनस का 2t प्लस 8। ओके, ये हमारा हो जाएगा A, ये हमारा हो जाएगा B, ये हमारा हो जाएगा C। हमसे पूछा है A माइनस बी माइनस सी कितना हो गया? 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 8, यानी कि माइनस का 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? माइनस का 1। देखो, एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या साइन चेंज करने हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि ये एक मेन वेक्टर स्पेस की सब स्पेस होंगे। देखो, वेक्टर स्पेस के सब स्पेस होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है। ओके, एक तो ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स है तो ज़ीरो मैट्रिक्स एक एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी, क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब हम अगर मैट्रिक्स एडिशन करेंगे तो हमें इन एंड जो है 2x2 की, जैसे यहाँ पे 2x2 है ना, तो 2x2 की ही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। थर्ड, क्लोज्ड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो हो रही हैं तो वो क्या होगा? सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। ओके, सब स्पेस होने के लिए ये तीनों क्राइटेरिया होना फॉलो करना कंपलसरी है। तो पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो क्या इसकी सब स्पेस होगी? देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या कंपलसरी है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो।
देखो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा तो जो ये वाली मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों? इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में क्या कंडीशन हो? डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमें कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज एक इक्वल है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम ज़ीरो 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 बनाएंगे, इसका ट्रांसपोज हमें क्या देगा? एक ज़ीरो 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 ज़ीरो, जो कि 2x2 की मैट्रिक्स है और ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ज़ीरो ट्रांसपोज इक्वल टू ज़ीरो। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होगा ना, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं बी, वो बी के इक्वल होगी। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमें क्या देगा? ये प्रॉपर्टी है ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी मैंने वीक 1 के लेक्चर में देख समझाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। इनिशियली हमें क्या मिल गया? ए प्लस बी। ओके, और यानी कि क्लोज अंडर एडिशन है। एडिशन के अंदर क्लोज है, क्योंकि हमें एंड में क्या मिलेगी? ए प्लस बी करके एक 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। और सी इंटू ए ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के, सी ए। ओके, इससे हमें क्या समझ आएगी? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोज है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये सब स्पेस होगा इस वेक्टर स्पेस का। ओके, तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि हमें दे रखा है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन। देखो ये क्या है? ये एक एक्चुअली प्लेन की इक्वेशन है जो ओरिजिन पे थोड़ा सा दूर है। लाइक अगर ये ओरिजिन है तो प्लेन यहाँ पे ऐसा बनना होगा कुछ। ओके, और रीजन से वन का डिस्टेंस है। तो इसमें देखो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम एक्स वाई जेड तीनों वेक्टर को ज़ीरो रख देंगे। ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? वन। बट हमें लाना क्या था? ज़ीरो, जो कि इसके इक्वल नहीं होता। यानी कि ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ज़ीरो ट्रांसपोज इक्वल टू ज़ीरो आया था इसमें, लेकिन यहाँ पे देखो तीनों वेक्टर्स को ज़ीरो रखने पे भी वन के इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, द स्टेटमेंट ऐसा में क्या कहता है कि एक वेक्टर है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3, एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो ये भी सिमिलरली प्लेन की क्वेश्चन है एक। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, देखो इसमें हो जाएगा ये वाला कंडीशन फुलफिल। अगर हम तीनों वेक्टर्स को ज़ीरो रख देंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, हमें एंड में क्या मिलेगा? ज़ीरो। ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है। ओके, क्लोज अंडर एडिशन। हाँ देखो एडिशन के अंदर भी क्लोज रहेगा। सिमिलरली हम कुछ भी इसमें ऐड करा दें तो इन एंड हमें इसी फॉर्मेट की एक इक्वेशन मिलेगी। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा? देखो अगर हम ऐसे करा देंगे, सी एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी इंटू ज़ीरो। ठीक है, इन एंड में हमें देखो उसी फॉर्मेट में मिली है ना, कि जिस फॉर्मेट में हमारी इक्वेशंस थी उसी फॉर्मेट में हमें मिल रहा है। इससे ये समझ आता है हमें क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। ओके, देखो ऐसे समझो, देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सी एक्स माइनस टू सी वाई प्लस टू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो इसे हम जब ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस पर्टिकुलर को ए मान लो, इतने पोर्शन को बी मान लो, माइनस टू बी प्लस इसे मान लो डी प्लस डी। ओके, इन एंड हमें क्या मिला? उसी फॉर्मेट में मिला जो हमारा फॉर्मेट था। ओके, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं द कैंसिलेशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक कुछ नहीं, सिंपल सा लॉ है। इसमें लिखा है द कैंसिलेशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट इफ सेम वेक्टर इज एडेड टू टू डिफरेंट वेक्टर्स एंड द रिजल्ट आर इक्वल द ओरिजिनल टू वेक्टर्स मस्ट देमसेल्फ बी आइडेंटिकल। देखो तीन वेक्टर्स लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये क्या है? हमारे थ्री वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमें दे रखा है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे क्या है? कॉमन वेक्टर है। हमने कॉमन वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर्स में ऐड किया, उसके बाद हमें वो दोनों वेक्टर इक्वल मिले। इसका मतलब है कि ए एंड बी आपस में इक्वल होंगे, यानी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, वेक्टर कैंसिलेशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यही कहता है। द कैंसिलेशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट इफ द सेम वेक्टर इज एडेड टू टू डिफरेंट वेक्टर्स एंड द रिजल्ट आर इक्वल द ओरिजिनल टू वेक्टर्स मस्ट देमसेल्फ बी आइडेंटिकल। u प्लस वी प्लस यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू। ओके, सिंपल था। अब आते हैं हम लीनियर डिपेंडेंसी पे। लीनियर डिपेंडेंसी क्या है? अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट if it at least one vector can be written as the linear combination of the other।
लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वही मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके वेक्टर्स का हम एक थर्ड वेक्टर बना सकते हैं। लाइक जैसे कि हम इक्वेशन बना लें, जैसे कि मान लें 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, 1 0 0, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है 0 1 0, और थर्ड वेक्टर हमारा 1 1 0। देखो, हम अगर इन इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमें थर्ड वेक्टर मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। हमें क्या मिल गया, हमारा थर्ड वेक्टर मिल गया। मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, लीनियर डिपेंडेंसी है। ओके, देखो इसमें क्या है, डेट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम कोफिशिएंट c1 c2 नॉट ऑल जीरो। मतलब कि जैसे हमारी क्वेश्चंस होती है ना कि x है, एक y है, एक 2z है। इसका मतलब एक होगा 2z होगा, उसे किसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब उसे हम चेक करेंगे हो सकता है वो ऐसे लिख में आ रहा हो कि 2x प्लस वाई, ठीक है। हो सकता है तो हमारा थर्ड वेक्टर हो वो इस फॉर्मेट में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे। ओके, कोफिशिएंट नॉट ऑल कोफिशिएंट कैन बी ज़ीरो। एक में कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1/2 पाई कुछ भी हो सकता है कोफिशिएंट। ओके, आगे क्वेश्चंस में आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंसी। A set of vectors is said to be linearly independent if no vector in the set can be written as the linear combination of the other, ठीक है। फिर से एक सेट लेते हैं, 1,0, 0,1,0, और तीसरा लेते हैं 0,0,1, ठीक है। अब आप इन तीनों वेक्टर्स को एक दूसरे के एक दूसरे से नहीं लिख सकते हो, आप कुछ भी करो। देखो इसमें क्या है, इसमें z कोऑर्डिनेट नहीं है, इसमें भी z कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन इसमें z कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे एक्स वाई है, ये भी एक्स, इसमें से y है। लेकिन अब z कोऑर्डिनेट कैसे लिख पाओगे, ऐसे लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए तीनों क्या होंगे, ये तीनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मीन्स कि आप थर्ड वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर को बाकी किसी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं लिख सकते हो। ओके, इसका मतलब है सबका कोफिशिएंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, अगर आपको ये वाली क्वेश्चन सेटिस्फाई करनी है तो सबका कोफिशिएंट क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये कोई लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब मिक्सिंग वेक्टर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। लीनियर डिपेंडेंसी का मतलब एटलीस्ट वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। लीनियर इंडिपेंडेंसी का मतलब नो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक 3,4, देखो 3,4 इज इक्वल टू एल्फा 1,2 प्लस बेटा 1,3, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करा लो, एल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस बीटा कॉमा 3 बीटा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा लो, एल्फा प्लस बीटा कॉमा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। इसे इससे इक्वेट करा दो, यानी कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कर लो, इसके 2 से मल्टीप्लाई करा के इससे सब्ट्रैक्ट करा लो, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और इधर से बचेगा बीटा -4 - 6 माइनस का 2, ठीक है। बीटा हमारा क्या आ जाएगा, -2। आपको आ गया होगा ना, मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करी, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा के इससे सब्ट्रैक्ट करा लिया, -2 इसमें रख दिया। एल्फा हमारा क्या आ जाएगा, -2 इधर जाएगा 5। ओके, हमसे पूछा है एल्फा प्लस 3 बीटा, एल्फा प्लस 3 बीटा यानी कि 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2, 5 -6 माइनस का 1, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें XYZ में है ये फॉर्मेट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन खोल लेते हैं, वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में खोला। देखो 2 से मल्टीप्लाई करा के खोल देता हूँ यहाँ पे, 2,2,2, ठीक है। प्लस 3 की इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 3, -3, 3,
आपको समझ आया ना मैंने क्या किया, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी। सिमिलरली इस 4 की भी इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो इसको रहने देता हूँ, 4xyz, ठीक है, 9 3 1 के इक्वल होगा। ओके, इसको ऐड करा देते हैं इन दोनों को आपस में, क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, माइनस का 1 5, यानी कि 5 माइनस का 1 5 प्लस 4xyz इज इक्वल टू 9 3 1। इसको इधर भेज देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4xyz इज इक्वल टू 9 3 1 माइनस 5 माइनस 1 5। ओके, 9 माइनस 5 4, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा 4, यानी 3 + 1 ना 4, 1 माइनस 5 माइनस का 4। ओके, एक्स वाई जेड हमारा क्या आ गया, 4,4,4, इस 4 से डिवाइड करा दोगे तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, फिर एक्स हमारा आ जाएगा 1, वाई हमारा आ जाएगा 1, जेड हमारा आ जाएगा माइनस का 1। ओके, इस 4 से ये 4 कॉमन लेंगे, ये सब कट जाएगा ना, 1 1 माइनस 1 बचेगा, वो हमारी वैल्यूज आ गई। हमसे पूछा है x + y + 2z, यानी कि x + y + 2z, 1 + 1 + 2 इंटू माइनस का 1 0। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, चलो करके देखते हैं। इसमें हमें दे रखी 4 मैट्रिक्स दिए हैं, M1 M2 M3 M4। ओके, हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 0। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, हमने M2 इधर भेज दिया, M1 M2 के इक्वल होना चाहिए, देख लो 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट इससे मैच नहीं करता, 1 1 1 1 0 1, ये वाला इससे मैच नहीं करता, ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, M1 M2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 2m1 + m2 इज इक्वल टू m3। सॉल्व कर लो इसे, तो 2 इंटू m1 क्या हो जाएगा, 2 की इससे मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 2 0 2 0 2 0 2 2 2 प्लस m2 हमारे कितनी है, 1 0 1 0 1 1 1 0 1। देखो ऐसे इक्वल नहीं आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये 0 होगा 3, m3 हमारे क्या है 1 0 1, पहली पहली रो हमारी मैच नहीं कर रही, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, 2m1 माइनस m2 माइनस m3 इज इक्वल टू 0। m3 को इधर भेज देते हैं और 2m1 माइनस m2 निकाल लेते हैं। तो 2m1 हमारा क्या था, हमने ऊपर निकाला था 2 0 2 0 2 0 2 2 2, ठीक है, माइनस 1 0 1 0 1 1 1 0 1, क्या आएगा, देखो 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 2 माइनस 0 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 0 2 1, ठीक है, 1 0 1 0 1 माइनस 1 1 2 1, 1 0 1 0 1 माइनस 1 1 2 1, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2m1 माइनस m2 हमारे m3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सॉल्व किया, 2m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m3। ठीक है, इस m3 को इधर भेज दिया। ओके, ये वाली चेक करते हैं, 2m2 माइनस m1 माइनस m4। ओके, चलो इसको आप चेक करना, 2m1 m2 माइनस m1 इज इक्वल टू m4। ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस मैट्रिक्स माइनस m1 इज इक्वल टू m4, ये वाली आप खुद चेक करना, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, द टपल a, b, c is unique for which a m1 plus b m3 plus c m4 is equal to 0 holds। ओके, देखते हैं क्या कहता है। देखो आगे करता हूँ उसे, चलो यहीं पे कर देता हूँ, पहले मैं ये वाला मिटा देता हूँ पोर्शन।
देखो ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है ना, इनसे हमें क्या मिलता है कि 2m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m3। ठीक है, यहाँ से m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 क्या हो जाएगा हमारा, m3 प्लस m2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, m2 इधर चले जाएगा, m1 की वैल्यू ये आ गई। अब m1 की ये वैल्यू इसमें लगा लेते हैं, यानी कि 2m2 माइनस 1/2 m3 प्लस m2 इज इक्वल टू m4। तो m4 हमारे किसके इक्वल आ गया, m4 इक्वल टू हो जाएगा, देखो 1/2 इससे माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2 m2 माइनस 1/2 m3। ओके, इससे क्या समझ आया, देखो हमने m1 से m3 m2 बना लिया, m4 से m2 m3 बना लिया। सिमिलरली हम चारों मैट्रिक्स से एक दूसरे को बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि सिर्फ एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, यानी कि 0,0,0। मतलब इसके अलावा कोई तरीका ना हो इसे ज़ीरो के इक्वेट करने का। ओके, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि m1 m3 m4 को हम एक दूसरे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। m1 को ऐसे लिख लिया, सिमिलरली m3 की हमने इक्वेशन यहाँ से निकाली थी ये वाली, m3 को भी हम इन दो एक दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। ओके, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हम एक दूसरे को तीनों के आपस में फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और लीनियर डिपेंडेंट का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। द पेयर a कॉमा बी इज यूनिक फॉर am1 प्लस bm1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है पेयर, ये मैं डाल दूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमसे कह रहा है पेयर am1 प्लस bm2 इज इक्वल टू 0। देखो अभी हमने ऊपर देखा था m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है, यानी दोनों क्या हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये दोनों जीरो कब हो सकती हैं, am1 प्लस bm2 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0m1 प्लस 0m2 इज इक्वल टू 0। और 0,0 क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। द पेयर a कॉमा बी इज यूनिक सॉल्यूशन फॉर विच am1 प्लस bm2 इज इक्वल टू 0। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो मैंने क्या समझाना चाहा यहाँ पे। देखो यहाँ पे टपल था, यहाँ पे तीन दे रखे थे वेरिएबल, लेकिन हमें तीन में हमने देखा कि एक दूसरे को फॉर्मेट में लिखा जा सकता है किसी भी दो मैट्रिक्स को यूज़ करके, लेकिन सिर्फ एक मैट्रिक्स को यूज़ करके हम दूसरी मैट्रिक्स नहीं बना सकते यहाँ पे। इसलिए द पेयर जो होगा वो यूनिक होगा, लेकिन टपल जो होगा वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक नहीं होगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू। m1 कॉमा m2 इज डिपेंडेंट सेट, रॉन्ग। अभी हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स जब होंगी वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, दो मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट। देखो हाँ, तीन या तीनों सही हो जाएगा, डिपेंडेंट सेट डिपेंडेंट सेट डिपेंडेंट सेट। क्यों, हम किन्हीं भी तीन मैट्रिक्स से चौथी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये क्या होंगी, डिपेंडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट एंड इंडिपेंडेंसी। देखो कभी कभी कि हमें जैसे कि मैट्रिक्स दे रखी होगी ए 1 2 3, और दूसरी ले लेते हैं 2 4 6 7 8 9। ठीक है, हमसे पूछा है कि क्या ये वेक्टर्स, जैसे वेक्टर्स क्या होते हैं, ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये जो कॉलम्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, वेक्टर्स। हमसे पूछा है क्या ये डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इसको निकालने का सबसे इजी तरीका होता है आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो के इक्वल आता है तो हमारे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। मतलब एक नीचे जीरो की रो होगी, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, जब जीरो की रो होती है तब हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो आता है। लेकिन अगर हमारा डिटर्मिनेंट कुछ भी स्केलर वैल्यू आ रही है, -7 7 20 31 कुछ भी आ रही है, तो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी इंडिपेंडेंट होगा। डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ओके, मैं आगे आपको क्वेश्चन करता हूँ, उसमें आपको समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन हमें कहता है कि
लेट एस बी ए लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ आर थ्री। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी कर देते हैं। देखो, लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट, एस हमारा क्या है, एस हमारा आर थ्री को बिलोंग करता है, और एस हमारा क्या है, पहले से डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट से मतलब है कि एस में 3 कॉलम्स होंगे, कि ऐसा वाला होगा एस 1 0 0, दूसरा ले लेते हैं 2,0,0, तीसरा ले लेते हैं एक 0,1,0। ठीक है, लेट एज्यूम ये हमारा एस है। ठीक है, इसमें देखो ये वाला वेक्टर जो है हम इससे बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, इसलिए एस हमारा क्या है, डिपेंडेंट सेट है। ओके, इसमें हमने कहा है कि अगर एस में हम एक नया वेक्टर 1,0,0 ऐड करते हैं तो वो मस्ट लीनियर डिपेंडेंट होगा। इन्होंने 1,0 ले लिया, चलो हम कुछ और ले लेते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं 10, चलो रुको एस अलग ही लेना पड़ेगा, 2 3 4। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 2 5 6, तीसरा ले लेते हैं 4 10 12। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला वेक्टर्स का ट्वाइस है ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया एस। हमसे कहा है कि हमने एक नया वेक्टर 1,0,0 ऐड करा तो भी एस के हमारा लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। हाँ देखो, अगर हम इसमें 2,3,4 2,5,6 4,10,12 में एक वेक्टर और ऐड कर दें, ये 12 है। ठीक है, एक वेक्टर और ऐड कर दें 1,0,0, तो क्या इसकी डिपेंडेंसी पे कुछ फ़र्क आया? नहीं, देखो ये वाला वेक्टर का ये अभी भी ट्वाइस है, यानी कि इसे x और इसे 2x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि लीनियर डिपेंडेंट ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। अगर S यूनियन V, यहाँ पे वही जनरल फॉर्म में लिख दिया कि हम कोई भी वेक्टर ऐड करेंगे तो लीनियर डिपेंडेंट रहेगा, ये वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। अब इसकी जगह कोई भी वेक्टर ऐड कर लें, अगर 2 3 4 5 6 7 नथिंग, कुछ भी वेक्टर ऐड कर लें तो भी स्टेटमेंट हमारा क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, ये लीनियर डिपेंडेंट रहेगा। अगर हम S से कोई एक वेक्टर रिमूव करते हैं तो भी क्या लीनियर डिपेंडेंट रहेगा? देखो ये कंपलसरी नहीं है। क्यों? अगर बाई चांस आपने जो वेक्टर रिमूव किया वो ये हुआ या फिर ये हुआ, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, लेट्स से हमने ये वाला वेक्टर रिमूव कर दिया, एस हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4। ठीक है, और 4 10 12। अब आप इस वेक्टर से ये वाला वेक्टर नहीं बना सकते हो। ओके, तो अभी क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट सेट, इंडिपेंडेंट सेट बन गया। ठीक है, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है कि हम एस से कोई भी वेक्टर रिमूव करें, इसका मतलब होता है वेक्टर रिमूव करना। ठीक है, तो हमें लीनियर डिपेंडेंट सेट मिले, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। देयर में एग्जिस्ट सम वी, हाँ एक ऐसा वी तो एग्जिस्ट करता होगा कि जिसे हम रिमूव करेंगे तो भी लीनियर डिपेंडेंट रहे, ये वाला करेक्ट है। क्यों? अगर हम एस से ये हटा दें तो एस तब भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। देखो ये एक्स होगा, ये हमारा 2x हो जाएगा, अभी हमारा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। For how many values of A is set, these vectors must be linearly independent। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 1,2,A, मतलब ये हमारे किस में बिलोंग करता है, R3 में, यानी कि 3 वेक्टर्स हैं X Y Z। ठीक है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। ठीक है, R3 में बिलोंग करता है। लेकिन हमें जैसे सेट मान लिया, एस सेट को हम एस कह रहे थे, लेकिन हमारे एस में कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, एस में हमारे 4 हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के लिए मैक्सिमम हमारे कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए एस में हमारे कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 3 से छोटे होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही 4 हैं, यानी कि क्या होगा, एक डिपेंडेंट सेट है। ओके, तो ए की कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए इंडिपेंडेंट होगा, 0। देखो आपको समझ आया ना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि सब में 3 वेक्टर्स यूज हुए हैं, 1 2 ए 0 ए, यानी कि हमारे किस फॉर्म में है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 3 वेक्टर हैं, तो इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ऐसा हो सकता है मैक्सिमम 1,0,0, ऐसे ही एक 0 एक 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इसे इंडिपेंडेंट बना सकते हैं।
ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम इसे एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा वेक्टर कोई भी होगा हम उसे लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लाते हैं कि लाइक 1,2,0 ले आए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाले को ए कह लेते हैं, ए प्लस 2 टाइम्स बी, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा फोर्थ वेक्टर। इसलिए इसमें सिर्फ 3 ऐसे वेक्टर्स पॉसिबल हैं जो इंडिपेंडेंट होंगे। 3 के अलावा जो चौथा है वो इंडिपेंडेंट सेट नहीं बनने देगा, इसलिए ए की कोई भी वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा, 0 आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें यहाँ पे एक सेट दे रखा है, हमसे पूछा है कि डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। चलो अब यहाँ पे अपने डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आया तो हमारा क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनती है? इसका कॉलम बना लो, 1, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इफ़ कोई आ रहा हो तो, 128 एंड 19। सिमिलरली यहाँ पे 1 C-11 एंड 19। सिमिलरली यहाँ पे 1 28 एंड C-20। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे इसका? ये हमारे क्या है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, सी की ऐसी वैल्यू रखो जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ जाए? 0। तो वो हमारा क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 0 के इक्वल रख दो। ओके, कैसे करेंगे इसे? देखो मैं सजेस्ट करूँगा, जब ऐसी क्वेश्चंस आया करे कॉम्प्लेक्स, ट्राई किया करो उन्हें सिंप्लीफाई करने की। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? RREF। ठीक है, कैसे होगा देखो, अगर मैं इस वाले कॉलम को रो 2 को ऐसे लिख लूँ, रो 2 माइनस 28 टाइम्स रो 1। देखो देखने में लग रहा है वो डरावना, बट है नहीं, देखो। और रो 3 को कैसे लिख लूँ मैं? रो 3 माइनस 19 टाइम्स रो 1। देखो अब ये क्या बन जाएगा? 1 1 1। 28 से माइनस किया, देखो 28 माइनस 28 0। 28 माइनस 11 C-39। 28 माइनस 28 0। और यहाँ पे देखते हैं 19 हो जाएगा, 1 माइनस, देखो 19 टाइम्स है ना, 19 माइनस 19 0, 19 माइनस 19 0, प्लस 19 हो जाएगा ना, यहाँ माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, C-39। देखो कितनी सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको क्या करना है? बस इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 इंटू C-39 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट 0 के इक्वेट करना है। स्क्वायर रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी? 39। ठीक है, सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 39। सी की वैल्यू 39 रखने पे हमारा क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, चाहे तो आप अगर ये नहीं करना चाहते तो आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते, सिंपली इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते, लेकिन फिर आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस करता। इसकी मल्टीप्लाई कराओ, इसकी मल्टीप्लाई कराओ, सबकी मल्टीप्लाई कराओ, कैलकुलेट करो। ठीक है, मैंने लेकिन टाइम वेस्ट नहीं किया था, सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया। तो मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये किस फॉर्म में आ गया? रिड्यूस रो एक्लियन फॉर्म में आ गया ना, सिंपली। अब इसे हम ईजिली सॉल्व कर पाए। ओके, आगे देखते हैं। हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, कहाँ है? लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। देखो लीनियरली डिपेंडेंट सेट के लिए क्या होना चाहिए? जो हमारा वी बनेगा, वो वी जो है वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या है? देखो इसमें x है, इसमें y है, लेकिन z नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इसमें x नहीं है, इसमें y है, इसमें z नहीं है। इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि v जो होगा उसमें x, y हो सकता है, लेकिन z जो होगा z 0 होगा हमारा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से होगा? ये और ये। ओके, सिंपल था। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसे। ऐसे फॉर्म में लिखते हैं हम, C1 × V1 प्लस C2 × V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आने चाहिए ना, लेकिन हम यहाँ पे 0 नहीं आने चाहिए, हमारा आने चाहिए इसके इक्वल। चलो इस वाले ऑप्शन को कैलकुलेट कर देता हूँ, ऐसा आना चाहिए, πe0। ओके, वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा? C1 तो हमें नहीं पता, कांस्टेंट निकालना है। V1 हमारा क्या होगा? 2 3 0 प्लस C2 ऐसे लिख लो, 0 1 0 इज इक्वल टू दिस। ओके, कैलकुलेट कर लो क्या होगा? 2C1 और 3C1
0 प्लस ये हो गया 0, C2 का हो गया 0, यहाँ पे आ गया C2 और 0। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पाई ई 0। ठीक है, इक्वेशंस बना लो, क्या आएगी इक्वेशन, 2C1 इज इक्वल टू पाई। तो C1 की वैल्यू हमें से क्या मिल गई यहाँ से, पाई बाई 2। ठीक है, इसमें रख दो C2 की वैल्यू, C2 में C1 की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगी C2 की वैल्यू ई माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू रखोगे कॉन्स्टेंट्स की इसके साथ तो आपको ये मिल जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन में अगर इन वेक्टर्स के साथ आप ये वैल्यू रखोगे C1 और C2 की, जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे पाई ई और 0। ठीक है, इससे हमें समझ आता है हमने इस वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना लिया। ओके, लेकिन z एक्सेस नहीं है, सब में 0 है, इसलिए z वाले नहीं हो सकते एलिजिबल कैंडिडेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, 3 वेक्टर दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि ये क्या हुआ। देखो ये आप खुद करना, होमवर्क है, क्या करना है, बस इसकी मैट्रिक्स बनाना है, एक ए मैट्रिक्स बनाना और उसका डिटर्मिनेंट निकालना। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इंडिपेंडेंट है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो डिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेना खुद। एक और क्वेश्चन आता है हमारा, उसके जैसा है जो हमने पीछे किया था M1, शायद आपको उसमें कन्फ्यूज़न होगी, चलो इसको मैं खुद करके एक और बता देता हूँ। देखो, हमें दे रखा है कि M1 एंड M2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब कि M1 से हम M2 नहीं बना सकते, M2 से हम M1 नहीं बना सकते। हाँ, नहीं बना सकते, देखो यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये देखो नहीं बना सकते, दोनों की एंट्रीज एक अनइक्वल है। देखो 1 1 0 है, यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे 0 ये 0 है ना। M और M2 इंटायरली डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेट होगा। M1 M2 M3 इज़ अ डिपेंडेंट सेट। चेक करते हैं इसे। तो M1 M2 M3 इज़ अ डिपेंडेंट सेट, तो इसे हम ऐसे लिख लें, C1 M1 प्लस C2 M2 प्लस C3 M3 इज इक्वल टू 0। डिपेंडेंट सेट में क्या होता था, हमारा एटलीस्ट एक कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू आनी चाहिए। सारे कांस्टेंट क्या हो चाहिए, C1 C2 C3 में से कोई एक एक तो एटलीस्ट ऐसा हो जो 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करा लो, मतलब ऐसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, C1 किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसा हो जाएगा C1 0 0 माइनस का C1 प्लस M2 में कराएंगे C1 की, C2 की सॉरी, तो C2 माइनस का C2 0 0 प्लस C3 की इसमें कराएंगे, C3 माइनस का C3 0 और C3। ओके, ये सब किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। और क्या बनेगी यहाँ से, 0 माइनस C2 माइनस, देखो माइनस का C2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, 0 प्लस C3 माइनस का है ना, हाँ, माइनस का C3 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको 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 इसके इक्वल, और लास्ट में हमारा क्या बचा, माइनस का C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया, C2 और C3 तो क्या हो गए, 0 हो गए, 1 और 2। इसमें इसको रखोगे तो C1 भी हमारा क्या आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों क्या है, तीनों 0, यानी कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेट। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जिससे सारे कोफिशिएंट 0 होंगे, इसलिए वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। M1 M2 M3 क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेट है। ठीक है, M2 M3 इज लीनियर डिपेंडेंट सेट, M2 से M3 बना सकते, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, वीक 3 में ना PYQs नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि वीक 3 के जो PYQs थे, वीक 3 का एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है। मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है वो वीक 4 का ही है, उसमें वीक 3 को लाइक थोड़ा बहुत वीक 3 का कॉन्सेप्ट लिया गया है। इसलिए जब मैं वीक 4 के वीडियोस PYQs कराऊंगा तो उसमें वीक 3 के इंक्लूडेड होंगे। ओके, सो एक PYQ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि K2 - 1, हमसे पूछा लीनियर डिपेंडेंट,
सिमिलरली एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, के 2 माइनस का 1, 0 के माइनस 1 4, ठीक है, 0 3 के माइनस 2। ओके, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। हमसे पूछा है लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। देखो इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने में कोई फायदा नहीं है, क्यों, पहले सिंप्लीफाइड है, इस साइड से चलेंगे, बस के वाली मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, के इंटू के माइनस 1 के माइनस 2 माइनस का 12। ओके, ये किसके इक्वल है हमारा, 0 के। तो के की एक वैल्यू तो हमें दिख रही है 0 होगी, अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा अंदर, के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 के माइनस, देखो इधर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 इससे जाएगा 10, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे 3 है, यानी कि 5, 2, तो क्या आ जाएगा, के ब्रैकेट में अंदर के माइनस 5 होगा, एक होगा माइनस के चक्कर में हो जाएगा के +2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो के की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 माइनस का 2 5। तो इनसे हमसे पूछा के की कितनी वैल्यू के लिए सेट लीनियर डिपेंडेंट होगा, 3। ओके, 1 2 3, विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द 3 वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट। लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 5। ओके, स्मॉलेस्ट पूछता तो माइनस का 2। ओके, सो थैंक यू, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मैंने एक्चुअली कहा था कि PYQs नहीं है वीक 3 के ज़्यादा, जो वीक 3 के PYQs हैं उनमें वीक 4 का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तो आपको दिक्कत होगी सॉल्व करने में, जब वीक 4 के कराऊंगा PYQs उसमें वीक 3 के इंक्लूडेड होंगे। ओके, थैंक